सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर हमारा पाठ रहेगा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। तो देखिए विद्यार्थियों, देश की आजादी के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया, उस समय जो लोकतंत्र स्थापित करने में कौन कौन सी चुनौतियां आई, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा संविधान कैसे बना, इसके बारे में तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अब देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यह रिक्तस्थान का प्रश्न बना करके और पिछले वर्ष परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था। तो हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संपूर्ण देश में। संपूर्ण रूप से संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को और हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से 26 जनवरी को इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार के बारे में एक वीडियो है, वो पहले भी मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, वो भी देखा जा सकता है। तो उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि इस देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। तो उस समय की मांग थी कि देश का शासन है वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा ही चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार, कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार। तो उस समय, यानी समय का तकाजा था, तो उस समय की मांग थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए और अब इन्हीं नियमों पर काम करने की जरूरत थी। तो संविधान ने अपने नियम तय कर दिए, अब इन्हीं नियमों पर कार्य करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। तो शुरू में तो यह ख्याल आया था कि यह काम महज चंद महीनों में पूरा हो जाएगा, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था, चुनाव कार्य हुए नहीं थे। तो तब तो ऐसा ही लग रहा था कि यह काम बस चंद महीनों में पूरा हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन 1950, जनवरी 1950 में हुआ था। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। तो हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन बने। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि हमारे देश का जो
हमारे देश में जो चुनाव है 1950 में किसी में हो जाएंगे। तो देखिए 1950 में यानी सबसे पहले चुनाव होने थे, जो इसको बोला गया प्रथम आम चुनाव। प्रथम है आम चुनाव। तो संभावना की जा रही थी कि प्रथम आम चुनाव संभवतः 1950 में किसी भी वक्त हो जाएगी, यह संभावना थी केवल। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। तो चुनाव कराने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी था? चुनाव क्षेत्र है उनका सीमांकन करना। बिना सीमांकन के सीटों का निर्धारण कैसे होगा? तो चुनाव कराने के लिए सबसे पहले जरूरी था चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, फिर मतदाता सूची बनाना। उसके बाद क्या क्या बाकी रह गया? फिर चुनाव सीमांकन करना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूचियों का निर्धारण करना, यह भी बाकी था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज होने से रह गए। तो मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया तो क्या पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम शामिल होने से ही रह गए, नाम ही दर्ज नहीं हो पाए 40 लाख महिलाओं के। इन महिलाओं को अला की बेटी फला की बीवी, यानी जब इनका कोई पहचान नहीं हो पाई थी, तो पहचान नहीं होने पाने के कारण इन महिलाओं को क्या नाम दिया गया? अला की बेटी फला की बीवी, इस नाम से आगे जोड़ा गया, के रूप में दर्ज किया गया था। आयोग ने फैसला किया, किसने? आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए। चुनाव आयोग ने क्या फैसला किया? चुनाव आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इनका पुनरावलोकन किया जाए और जरूर लगे तो इसे प्रविष्टियों को हटाया जाए, और जरूरी हो तो ये प्रविष्टियां हैं उनको जो जिनकी पहचान नहीं हो पा रही उनको हटा दिया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। कितना कठिन काम बताया गया है? हिमालय की चढ़ाई जितना कठिन काम बताया गया है। देखिए इस काम को, इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। तो दुनिया में लोकतंत्र तो बहुत देशों में है, लेकिन लोकतंत्र होते हुए भी इतना बड़ा काम सीमांकन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, है ना, चुनाव करवाना, ऐसा काम पहले दुनिया में नहीं हुआ था इतना बड़े पैमाने पर। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़। प्रथम चुनाव में कितने मतदाता थे? लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक, कितने विधायक चुनने थे? 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसद चुनने थे। तो विधायक कितने चुनने थे? 3200 विधायक चुनने थे और सांसद कितने चुनने थे? 489 सांसद चुनने थे। तो इस प्रकार से यानी इन मतदाताओं को 3200 विधायक और 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। उस समय साक्षरता की दर देखिए, महज 15% साक्षर थे इन मतदाताओं। इस कारण चुनाव आयोग को मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। अब देखिए 15% साक्षर से, इसलिए हमने विशेष पद्धति से चुनाव करवाने का फैसला किया। दोबारा देखना, इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। कितने? 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को चुनाव आयोग ने प्रशिक्षित किया। यह भी एक बहुत बड़ी संख्या थी। तो इस प्रकार से चुनाव करवाने के लिए अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद
मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। यह भी एक समस्या थी। ज्यादातर लोग गरीब थे और अनपढ़ थे। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। ऐसे माहौल में जब जो मतदाता हैं वो साक्षर न हो, गरीब हों, अनपढ़ हों, उनको किसी बात का ज्ञान न हो, और लोकतंत्र के बारे में कुछ भी जानकारी न हो, तो ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। तो इस समय तक यानी लोकतंत्र चल रहा था, लेकिन इस समय तक लोकतंत्र था केवल और केवल जो धनी देश थे, सुविधा संपन्न देश थे, उन्हीं देशों में कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। एक समस्या यह भी थी उस समय था, यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। यह भी एक समस्या थी। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के बारे में भी एक वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। देखिए, यानी एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने क्या कहा था कि इस प्रकार से जो सार्वभौम मताधिकार से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। तो इस प्रकार से एक हिंदुस्तानी संपादक ने क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका, ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका थी, उसकी भविष्यवाणी थी, वो तो गलत हो गई। क्योंकि ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। उनकी यह भविष्यवाणी गलत हुई। आज भी भारत में सार्वभौम मताधिकार है वो सफल है, और हमारे देश की सफलता को देख करके अन्य देशों ने भी इसको अपनाया है। तो इस प्रकार से भारत देश में सार्वभौम मताधिकार एक सफल रहा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहुदी नौटंकी, रहना बेहुदी नौटंकी देखेगा। तो इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेजी नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से भी कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से, आश्चर्य से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह, यानी लाखों अनपढ़ जो मतदाता हैं उनकी यह एक बेहुदी नौटंकी होगी। लेकिन यह भी उनकी जो भविष्यवाणी वो गलत हुई। तो बेहुदी नौटंकी देखेगा। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इसी बीच चुनाव को कितने बार स्थगित करना पड़ा? 2 बार स्थगित करना पड़ा। और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। कब से कब तक है? 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस चुनाव को अमूमन क्या कहा जाता है? 1952 का चुनाव या प्रथम आम चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में हुए थे। तो ज्यादातर क्षेत्रों में मतदान का 1952 में हुआ था। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल कितना समय लगा? 6 महीने लगे।
6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ, तो उम्मीदवारों के बीच तो मुकाबला होना ही था। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार, औसत देखा जाए प्रत्येक सीट के लिए कितने, 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 4 उम्मीदवार की औसत संख्या थी। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। प्रथम चुनाव लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला, यानी 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। प्रथम चुनाव में 50% से अधिक मतदाताओं ने प्रथम चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। तो चुनाव के जब परिणाम आए तो जो हारने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने भी कहा था कि हम चुनाव जरूर हार गए, लेकिन जो परिणाम है वो निष्पक्ष हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रथम आम चुनाव में समय तो लगा, लेकिन हमने वो प्रक्रिया पूरी की। अब आगे देखेंगे। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, आलोचना की थी, तो उनका मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनाव में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, आलोचना कर रहे थे, गलत बता रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा होगा। तो उन सब आलोचनाओं पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग हुआ। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो 1952 का प्रथम आम चुनाव था, वह पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में क्या हुआ? एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। तो अब यह दलील दे पाना संभव नहीं, असंभव हो गया कि लोकतांत्रिक चुनाव है वो गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। हमने गरीबी और अशिक्षा के माहौल में भी प्रथम आम चुनाव करवाए थे। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, और यह बात भी साबित हो गई कि दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, क्योंकि यह उदाहरण हमने सबके सामने पेश किया कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, और जनता के अशिक्षित व गरीब होने पर भी हमने प्रथम आम चुनाव करके यह दुनिया को साबित कर दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।